हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडी शिप। और इस सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी लेक्चर्स। जैसे कि हम सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है 18 सितंबर। उसमें हमारा जो पॉलिटी का जो पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी पॉलिटी को कवर करा दूँ। और जो ये लेक्चर सीरीज़ होने वाली है ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, और कुछ जो दूसरी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वहाँ से जो भी पॉलिटी फैक्ट्स हो सकते थे मैंने इसमें सब इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ज़्यादा समय को बेकार किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बेसिकली ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप किसी भी कंट्री को आप चलाते हो तो उसमें लोग होते हैं और साथ में गवर्नमेंट होती है। उन दोनों के ही बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो एक बहुत ही मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप चीज़ों को रूल्स और रेगुलेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर किसी कंट्री के अंदर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे, उस कंट्री को डिसिप्लिन में नहीं चलाया जाएगा, तो वो कंट्री डेवलप कर ही नहीं सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों के बारे में और गवर्नमेंट को क्या रूल्स को फॉलो करना है उस कंट्री को चलाने के लिए, वो सभी मेंशन होते हैं। ठीक है, आगे इसमें है जैसे कि मैग्ना कार्टा। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो हमें कहाँ से मिलता है। 1215 में एक राजा थे इंग्लैंड के, किंग जॉन। ठीक है, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा तैयार किया था। ये मैग्ना कार्टा भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही था। और आगे चल के लोगों ने इस मैग्ना कार्टा को ही, मतलब इससे ही उन्होंने आइडिया लिया कि फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह का हो सकता है। कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया है वो कहाँ से आता है, वो मैग्ना कार्टा से आता है। और ये मैग्ना कार्टा किसने बनाया था, ये उस समय किसने इसकी शुरुआत की थी, जो किंग जॉन थे इंग्लैंड में। ठीक है, 15 जून 1215 में। ठीक है, एंड दिस डॉक्यूमेंट बिकम बेसिस फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और आगे चल के यही फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं 1928 में क्या होता है। जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फादर होते हैं, उनके साथ और दूसरे 8 लीडर्स होते हैं कांग्रेस के, जो कि ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है ना, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसके लिए पहली बार वो बात करते हैं 1928 में। मोतीलाल नेहरू और जो दूसरे 8 अदर लीडर्स होते हैं, कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात करते हैं। और यही इसी रिपोर्ट को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। कि मतलब जिस रिपोर्ट में उन्होंने इस चीज़ की बात की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को के लिए कमेटी, मतलब सॉरी कमेटी नहीं, कि उसको ड्राफ्ट करना है, तो उसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको याद इतना रखना है कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे उनके साथ दूसरे जो और कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात कही थी, और इसी रिपोर्ट को नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। 1931 की बात करते हैं। तो पहली बार अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जब बात कही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, तो वो जो बात थी वो कब कही गई। 1931 में एक रेजोल्यूशन पास होता है कराची सेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस सेशन में जो ये रेजोल्यूशन है इसकी बात की गई, जिसमें इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसने पहली बार ऐसा कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो कराची सेशन में वो बात की गई कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो देश का जो संविधान है वो इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कराची सेशन के अंदर क्या क्या बात हुई थी। सबसे पहले तो जो कराची सेशन को चेयर किया था वो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि महात्मा गांधी वॉज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन लंदन। हम सबको पता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो बॉयकॉट कर लिया था कांग्रेस में के जो लीडर्स थे, और थर्ड में भी कर लिया था। महात्मा गांधी जी ना तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और ना ही थर्ड में गए थे। उन्होंने सिर्फ जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहीं पर डिसाइड हुआ था कि महात्मा गांधी जी कहाँ पर जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से लंदन जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। उसके बाद है डिस्कस द अप्रूवल ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। आप सभी को पता है जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको भी इसी टाइम पे क्या किया गया था, उसे अप्रूवल मिला था और उसके ऊपर डिस्कशन चला था कराची सेशन, जो सेशन था उसके दौरान ही। और इस सेशन से पहले जब गांधी जी और जो इरविन थे उनके बीच में पैक्ट साइन हुआ था, उससे पहले क्या होता है, उससे 6 दिन पहले जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और जो राजगुरु थे, हम सबको पता है कि उनको मार दिया था। ठीक है, और इसी सेशन के अंदर बात हुई थी फंडामेंटल राइट्स की और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की। ठीक है, यह देश के अंदर किस तरह के फंडामेंटल राइट्स होंगे, नेशनल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम, जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होंगी। तो कराची सेशन में कौन कौन सी बात हुई थी,
सबसे पहले तो हमारा जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, दूसरा इसको चेयर करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कराची सेशन के अंदर ही महात्मा गांधी जी को सिलेक्ट किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन कौन जाएगा, तो महात्मा गांधी जी को सिलेक्ट किया था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट को भी इसी टाइम पे अप्रूवल मिला था, उनका जो डिस्कशन पीरियड था वो यही था। उसके बाद 6 days बिफोर कराची सेशन उसमें क्या हुआ था, जो भगत सिंह थे और जो राजगुरु थे, ठीक है, और उनको क्या कर दिया था, उनको फांसी दे दी थी, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। उसके बाद है कि फंडामेंटल राइट और जो नेशनल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम है उसकी बात भी किसके अंदर की गई थी, कराची सेशन के अंदर की गई थी। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कराची सेशन के याद रखने हैं। कब हुई थी कराची सेशन, कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1935 में क्या होता है, अभी तक तो सिर्फ बात चल रही थी, जो कांग्रेस थी वो अपने ड्राफ्ट के लिए बोल रही थी कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन वगैरह भी पास करे थे। लेकिन अब बात आती है 1935 में, जो आईएनसी होती है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, वो ऑफिशियली डिमांड करती है ब्रिटिश इंडिया से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे डिमांड करती है कि उनको क्या बनाना है, उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। तो देखो उस समय का जो टाइम पीरियड था वो ऐसा था कि सभी लोग, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, तो उन लीडर्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो एक तरफ अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सके और दूसरी तरफ वो इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सके। तो इसीलिए उन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे कहा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक सेपरेट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने पर ही काम करेगी। ठीक है, तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने, मतलब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत है, तो हम पहले उसको बनाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जो हमारे देश का जो संविधान है उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया, जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे, उन सबने मिलकर काम किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और इसको सेटअप किया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो देखो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ये 16 मई 1946 में इंडिया के अंदर आया था, और उस समय देश की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स को भी पता था कि वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि अब हम यहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो यहीं के लोगों को दे दें, अब वही अपने देश को संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको पता था कि अब ज़्यादा दिन तक उनका रूल है जो नहीं चलने वाला। तो कैबिनेट जो मिशन प्लान है ये फेल हो गया था वैसे तो, लेकिन इसके अंदर 3 लोग थे जो इस प्लान के साथ आए थे, ब्रिटेन से यहाँ पर आए थे इंडिया में। अलेक्जेंडर आया था, ठीक है ना, और जो स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, ठीक है, और पैट्रिक, ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान के लिए। और इसमें ये जो लोगों की प्रॉब्लम है उस समय उनको सुन के और फिर कोई सोल्यूशन देने के लिए आए थे कि आगे जो इंडिया है वो कैसा होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो ये फेल हो गया था, इनके जो भी इन्होंने सोल्यूशन लोगों को दिए उस टाइम पे, ना तो वो मुस्लिम लीग को पसंद आए और ना वो कांग्रेस को पसंद आए। लेकिन इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप कर गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैबिनेट जो मिशन प्लान है वो कब आया, तो 16 मई 1946 में। अब देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, कितने लोग थे इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर थे 389। पैट का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगी। और बाकी हम आगे एक एक जो कैबिनेट मिशन प्लान है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, हम सब चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, 389 इसमें इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी। 389 में से जो 296 जो सीट्स थी वो अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को। ब्रिटिश इंडिया मतलब उन लोगों को जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर बैठ के रूल कर रहे थे। ठीक है, जिसमें जो 292 गवर्नर प्रोविंस के लिए थी और 4 सीट चीफ कमिश्नर प्रोविंस के लिए थी। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 389 सीट थी, मतलब 389 जो लोग थे उनको सिलेक्ट किया था कि आगे चल के आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, उस पर डिस्कशन करने हैं। तो उन 389 में से 296 को अलॉट किए थे ब्रिटिश इंडिया को, और 93 जो सीट्स थी वो अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ अभी भी राजा रजवाड़े जो होते थे उनका रूल था। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ से अगर कोई भी आगे जाएगा तो यहाँ पर तो इलेक्शन होना है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे कि मतलब यहाँ पर अभी कोई इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं था। यहाँ पर लोग वही था कि राजा है, फिर उसी के आगे चल के उसकी फैमिली में से कोई बनेगा, और यहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटिश रूल था। वो जिसको चाहें उसको यहाँ पर बैठा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। ठीक है, 389 में से 296 सीट्स फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट। आगे देखते हैं, रफली 1 सीट
वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन 10 लाख पॉपुलेशन। और इस तरह से सीट अलॉट की गई थी कि पूरी 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी उस पर एक सीट मिले। ठीक है, कि ये 10 लाख की पॉपुलेशन है, पूरी यहाँ पर 10 लाख लोग हैं तो इस पर एक सीट बनेगी, फिर 10 लाख लोग हैं फिर इस पर एक सीट बनेगी, फिर 10 लाख लोग हैं तो इस पर एक सीट बनेगी। तो इस तरह से सीट्स को अलॉट किया गया था। ठीक है, जो बाद में इंडिपेंडेंस की बात क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299। अब देखो पहले 389 सीट थी, लेकिन अब क्या होता है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है असेंबली में वो कम हो जाता है, 299 सीट ही रह जाती है। 389 में से सिर्फ 299 ही रह जाती हैं, जिसमें प्रोविंस की होती है 229 और प्रिंसली स्टेट में से होता है सिर्फ 70। ठीक है, जो मैक्सिमम मेंबर्स थे जो कहाँ से आए थे, वो ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश है मॉडर्न डे में उस टाइम पे उसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तो यहाँ के लोगों से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। अब देखो ऐसा क्यों था कि सीट क्यों रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आगे चल के मतलब वो पार्ट बने, क्योंकि अगर वो पार्ट बन जाते हैं तो उनको पता था जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो उसके बाद जो उनका वो जो अभी तक मैंने आपसे बताया कि जो अभी वो कहीं के राजा थे, लेकिन उनको पता था कि अगर देश आज़ाद हो जाएगा और वो देश के ऐसे कामों में मिल जाएंगे, ऐसे कामों में पार्टिसिपेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनका वो जो किंग वाला जो रूल है, जो उनका रूलिंग पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जैसे हैं, हमारे पास अपना जो भी एरिया है, जो भी हमारा जो स्टेट है, हम उसमें खुश हैं, हम उसको अपने तरीके से चलाएंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वो पीछे हट गए और उन्होंने उस चीज़ से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उससे बॉयकॉट कर लिया। ठीक है, इसलिए कर लिया जिससे कि आगे चल के उनको इंडिया का पार्ट ना बनना पड़े, क्योंकि फिर आ जाता है इलेक्शन वाला सिस्टम और फिर सब कुछ कैसे होता, लोगों के वोट के अकॉर्डिंग होता। तो वो उस चीज़ से बचना चाह रहे थे, तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो इन सब चीज़ें पार्टिसिपेट करें। वो कह रहे थे कि हम अपनी अलग कंट्री बना लेंगे, ऐसी उनकी सोच थी। उसके बाद है कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर पार्शियली इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो मेंबर थे वो डायरेक्टली लोगों ने चुन के नहीं भेजे थे, बल्कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, मतलब हर स्टेट में जो भी अपनी असेंबली थी, कोई भी ये स्टेट है उसमें जो पहले से जो असेंबली बनी हुई थी उन्हीं लोगों ने अपने बीच में से लोगों को चुन के आगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए भेज दिया था। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड वो होते हैं जिनको लोग चुन के भेजते हैं, वोट देकर भेजता है, लेकिन यहाँ लोगों का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि लोगों से पूछा जा सकता, देश की हालत बहुत बिगड़ी पड़ी थी। तो इसीलिए इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे लोग बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे वो पार्शियली इलेक्टेड थे, और उनको इलेक्ट करने वाले कौन थे, प्रोविंशियल असेंबली के ही लोग थे। ठीक है, और कौन से सिस्टम के बेसिस पे हुए थे, मतलब थ्रू हुए थे, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग हुए थे। ठीक है, उसके बाद है क्या बोलते हैं इस पूरे को, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं, आगे आप देख रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज होली डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, इसमें कुछ इंडियन हैं, कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ टर्म्स दी थी। तो जैसे कि डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था कि ये क्या है, एक होली डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज टर्म्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर पैराडाइज ही बोला जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो उसे बनाने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर लॉयर्स थे, तो इसीलिए इसको लॉयर पैराडाइज भी कहा गया। जो लॉर्ड विस्काउंट साइमन थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, अ बॉडी ऑफ हिंदूज। उन्होंने कांग्रेस को एक टर्म दी थी कि बॉडी ऑफ हिंदूज, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस में ज़्यादातर जो लीडर है वो कौन है, हिंदू है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉडी है जो कि मतलब सिर्फ इसमें ना हिंदुओं का ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। विंस्टन चर्चिल कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने कमेंट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे कि इसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, इसमें सबका पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब जैसे कि आप सबको पता है इंडिया में पहले से बहुत सारे कल्चर, रिलीजन, सब तरह के लोग हैं, तो उनका मानना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई है इसमें सिर्फ एक ही मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग हैं, सबका पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट थे ग्रेनेविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ सीमलेस वेब। ही रिमार्क द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये वन पार्टी बॉडी है। ठीक है, जो कि इंडिया में ना बस एक ही ऐसी बॉडी है ये, और यही आगे चल के मतलब उन्होंने एक तरह से ये कह दिया कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक यही लोग हैं मतलब जिनकी चलती है, तो इसीलिए वन पार्टी बॉडी की मतलब और कोई लोग है ही नहीं और कोई पार्टी है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए मजबूरी बन चुका है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इन्हीं में से लोग जाएंगे, तो उन्होंने इसको वन पार्टी बॉडी बोल दिया कि ये वन पार्टी कंट्री है। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी हम कल पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और इसमें मैंने ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फैक्ट्स इन्वॉल्व किए हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में ज़्यादा फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आगे चल के हम चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।